नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एहसार खान। देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं आप, और जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास पत्रकारों का पैनल जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे साथ रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है यहाँ स्टूडियो में। और शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस खबर से जो आज सुबह से सुर्खियों में है। अयोध्या मतलब रामनगरी, जहां पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और खास बात यह कि पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी मंत्रिमंडल की बैठक अयोध्या में आज हो रही है। ये बैठक अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अयोध्या में 3 मंजिला राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है। इसीलिए अयोध्या में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं। योगी सरकार शनिवार को अयोध्या में दीपोत्सव समारोह भी कराने जा रही है। हर साल की तरह दीपोत्सव में करीब 25 लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे। विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हर साल एक नया रिकॉर्ड कायम होता है। पिछली बार के मुकाबले ज्यादा दिए जलाए जाते हैं। राम मंदिर के लिहाज से 9 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 नवंबर 1989 को वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर की पहली आधारशिला रखी थी। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। वो ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। और सबसे खास बात यह है कि रामलला का मंदिर जब तैयार होगा तब देश में 2024 का चुनावी माहौल होगा। इसीलिए पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, उनकी रैलियों में राम मंदिर का जिक्र जोरदार तरीके से हो रहा है। सुनिए जरा। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो 2023 विधानसभा चुनाव प्रचार और रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल आपके सामने, 24 की चुनावी वॉर, राम जी करेंगे बेड़ा पार? ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 24 के चुनाव में बीजेपी राम भरोसे, राम आसरा। नहीं, राम तो बीजेपी का मुद्दा 1988 में जब पालनपुर अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तब से ही है। और शायद ही कोई ऐसा चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को आगे न रखा हो। तो 24 चुनाव में बेड़ा पार लगाएगा ये मुद्दा? 24 चुनाव तो चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण होगा तो पूरा, और उसके बाद अप्रैल में चुनाव है, तो जाहिर है कि 24 चुनाव राम मंदिर के मुद्दे को एक भव्य रूप दे करके भारतीय जनता पार्टी चाहेगी देश में एक बार फिर राम लहर हो, जिससे जो तमाम सारी जो दूसरे मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ओपीएस, बहुत सारे मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, पिछड़ों की जातिगत जनगणना है, आरक्षण है, ये सब उससे उस राम लहर में बह जाएं। जब कोई लहर आती है तो तमाम सारी चीजें बह जाती हैं। तो ये एक पूरा प्रयास है। और देखिए उत्तर प्रदेश खास करके, वहाँ असली डबल इंजन उत्तर प्रदेश में है जी, मोदी और योगी। बनारस से मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, और भगवान राम भी वहीं पर है, जन्म हुआ उनका। तो डबल लहर, राम जी का आशीर्वाद, ये सब लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उतरेगी। तो मुझे लगता है कि राम जी के सहारे तो वो ऐसे तो पूरा विश्व है, भाजपा को ज्यादा ही है। बिल्कुल। फायदा राम मंदिर मुद्दे का बीजेपी को 24 चुनाव में कितना?
एक बड़ा मुद्दा है जो पिछले 20 साल से, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया, 30 साल से चल रहा है। 9 नवंबर 1989 को जब पहली बार शिलान्यास हुआ, कामेश्वर चौपाल ने वो रखी थी शिला, जिसके लिए आज भी लोग पार्टी कहते रहते भाई ओबीसी को और पिछड़ों को, दलितों को साथ दे रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्लान बनाया जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अभी बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, इससे जुड़ाव नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में, तो है ही रामलला का मंदिर बनेगा, शिलान्यास होगा। वीएचपी ने पूरा प्लान बनाया है जनवरी से अप्रैल तक का, हर महीने अलग अलग राज्यों के हजारों हजार लोग वहाँ पर दर्शन करने के जाएंगे। तो इसलिए पूरे देश भर में एक माहौल बनेगा राम मंदिर को लेकर। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, जनवरी से अप्रैल तक, रामनवमी तक, ये पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से लोगों को वहाँ ले जाया जाएगा, उनका दर्शन कराए जाएंगे। तो वो एक यूफोरिया एक बड़े पैमाने पर बनेगा। और ये जो एजेंडा था, जो पूछा करते थे आप मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख भी बता देंगे। तो 22 मतलब जनवरी वो को चुनावी माहौल जो है, एक मिनट सर आ रही हूँ, चुनावी माहौल पूरी तरीके से राममय हो जाएगा। एक लाइन जोड़ दीजिए, उसके बाद अगले सवाल का रुख जोड़ा करें। चाह रहा हूँ कि राम रथ को लेकर चलने वाले अडवाणी जी का कल जन्मदिन भी था जी, और कल मोदी जी उनको बधाई देने भी गए थे जी। तो कहीं नहीं इसका भी एक सांकेतिक महत्व। नहीं, बिल्कुल विजय जी बता रहे थे, हर साल वो जाते हैं उनको बधाई देने के लिए, और हम सोच रहे थे कि सुबह के वक्त जाएंगे, लेकिन वो शाम के वक्त गए। अगला सवाल है कि अयोध्या में कैबिनेट और 24 का टारगेट। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 80 सीटें और उत्तर प्रदेश की जो सियासी कद है वो हम सब जानते हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। 24 के टारगेट के लिहाज से ये जो योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कैबिनेट करने जा रहे हैं, जिस बात का जिक्र यहां पर विजय जी कर रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ सवाल, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, तब तक राम मंदिर की तारीख सामने नहीं थी और तब तक विपक्ष की तरफ से निशाना बीजेपी पर साधा जाता था, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब 24 में क्या यही सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा कि जो कहा वो करके दिखा रहे हैं, और इसी वजह से 24 में राम मंदिर वाकई में एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को फायदा देने वाला बनने वाला है? तो अयोध्या में कैबिनेट, 24 का टारगेट, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्ला जी, बिल्कुल सही है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, देश में 2 ऐसे राज्य हैं जहां किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि का पूरे देश में प्रभाव पड़ता है, वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप देखेंगे तो वो अपनी स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस स्टाइल में आप देखिए, उन्होंने कहीं भी अपने धार्मिक एजेंडे यानी हिंदुत्व को कहीं भी खरोंच नहीं आने दिया। जहाँ तक कैबिनेट की बात है तो ये कोई पहला अवसर नहीं है, इसके पहले वो प्रयागराज में भी कर चुके हैं, चित्रकूट में भी कर चुके हैं, काशी में भी कर चुके हैं, और अयोध्या में मेरे ख्याल से दूसरी बार हो रहा है। तो 24 का जहाँ तक बात है तो आप देखेंगे कि 22 जनवरी की जो तिथि तय हुई है राम मंदिर के उद्घाटन की, उसके पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देश भर में हल्दी चावल का न्योता बांटा जा रहा है लोगों को आमंत्रित करने के लिए। तो वहाँ कम से कम सभी 27-28 प्रांत के कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया है, जो मंदिर की व्यवस्था में अभी से लग गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि 22 जनवरी को वहाँ इतनी बड़ी भीड़ आने वाली है कि उनके रहने खाने सारा प्रबंध करने का काम अभी से ही वहाँ पे किया जा रहा है। तो एक बड़ा मैसेज तो जाएगा देश में, और स्वाभाविक तौर पर देश की जनता जिसको इन्होंने मंदिर वहीं बनाएगा का विश्वास दिया, और यदि उस विश्वास को वो सामने रख रहे हैं, यानी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे उसी विश्वास के दम पे देश की जनता उनके पीछे है। जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, ये बड़ा संदेश होगा, और साथ ही साथ जीत का वो प्रसाद जो बीजेपी मानकर बैठी है कि 24 में उसको मिलेगा। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, रामकृपाल सर, मतलब 24 में राम और बीजेपी के लिए जीत का पक्का इंतजाम। देखिए रोमाना जी, मैं ये कह रहा हूं कि 24 के पहले आप देखिए 14 से 10 साल की बात है जी, 14, 17, 19, 22 ये 4 चुनाव से उत्तर प्रदेश गुजरा है, और चारों चुनावों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% के आसपास रहा। यानी बिना राम मंदिर बने जो पार्टी 80% का स्ट्राइक रेट है, उसको तो मैं कहता हूं कि इससे में कुछ ऐड हो ना हो, वो अपना बना रहे जो 22 तक आया है लगातार, और एक टेस्ट नहीं 4 टेस्ट हो चुके हैं, 14, 17, 19, 22। जो वोट बैंक जिसको कहते हैं ना कि मैं पिछड़ों का 37%, वो इंटैक्ट है, और मुझे नहीं लगता कि 22 में इंटैक्ट था तो 24 में वो क्यों भाग गया है, क्यों भाग जाएगा, मुझे ऐसा नहीं। तो बीजेपी जी
ऑलरेडी अगर वो जो स्ट्राइक रेट उसका रहा है उसी को मेंटेन भी कर ले, और निश्चित तौर पर ये ऐसे ही है जैसे घलवा होता है, हम लोग कोई भी चीज करें जी, तो मेरा कहना है कि ये मंदिर का जो है ये प्लस होगा ही, ये यूएसपी होगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की तरह। जैसे लेकिन वो जो बात इधर से कही गई थी ना कि साहब देश की राजनीति और दो महत्वपूर्ण राज्य, एक यूपी और दूसरा बिहार, और बिहार के अंदर वो जो मंडल मॉडल सामने आ रहा है वो क्या इस मंदिर मॉडल की कहीं काट तो नहीं बन जाएगा? 24 का एजेंडा क्योंकि फाइनल नजर आ रहा है, मंदिर वर्सेस मंडल। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में अब बात बिहार की करते हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल आज विधानसभा में लाने जा रही है। इस बिल में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 65% करने का प्रस्ताव है। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण कोटा जब मिला दिया जाएगा इसमें, तो फिर बिहार में आरक्षण का दायरा 75% मतलब पहुंच जाएगा। अब सवाल यह कि आरक्षण का ये बिहार मॉडल क्या 2024 की चुनावी टोन सेट करने जा रहा है? इसी से जुड़ा हमारा सवाल, मंदिर वर्सेस मंडल मॉडल 24 का एजेंडा फाइनल है विजय जी? मुझे लगता है एजेंडा बिल्कुल फाइनल है, जो आपने ठीक कहा है, मंदिर का और मंडल का। लेकिन मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जातिगत आरक्षण का मसला यदि आगे बढ़ता है तो वो बड़ा मसला होगा, और वो कितना मंदिर उसकी काट दे पाएगा, क्योंकि मंदिर को लेकर जैसे अभी रामकृपाल जी ने भी जिक्र किया कि वो तो टेस्ट हो चुका है, उसका एक बड़ा सेट है, टोन सेट है, और अभी पिछले जितनी एक्सरसाइज वीएचपी ने और बीजेपी ने की है उसमें अगले 6 महीने वो लगातार मंदिर को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं। और उनकी कोशिश बीजेपी की ये रहती है कि वो हिंदुत्व की जब बात करते हैं, हम लोग हिंदुत्व को अलग तरीके से देखते हैं, उनका हिंदुत्व का मसला है कि वो एक अम्ब्रेला में सब लोग रहें। ठीक है, मंडल जो है उस अम्ब्रेला को तोड़ता है। उसी बीजेपी की चिंता केवल वही रहती है, वो जातिवादी के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो जातियों के खिलाफ नहीं है, ओबीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको डर लगता है कि ये फिर इस सारी चीजों को समेटना मुश्किल है, इसलिए वो हिंदुत्व के एजेंडा के साथ चलना चाहती है। और अगले 6 महीने रामकृपाल जी को आना चाहिए। अगले 6 महीने जो है वो हिंदुत्व के साथ ही चलकर राम मंदिर के साथ मंडल का जवाब देने वाले। वही ऐसा हो सकता है सर कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर वाली अम्ब्रेला, हिंदुत्व वाली अम्ब्रेला, उससे ये जो मंडल वाली राजनीति विपक्षी दल करना चाह रहे हैं, इसकी काट संभव है? देखिए रोमाना जी, निश्चित तौर पर हमने एक चीज हमेशा देखी है कि कई बार भाषा जो है वो धर्म से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये सच है। यानी उसी महाराष्ट्र में जब बात जब मराठी मानुस की बात आती है तब ये लोग भूल जाते हैं कि हिंदू हैं, तब उत्तर भारतीय होता है निश्चित तौर पर। लेकिन अभी जैसे नीतीश जी ने एक प्रोसेस शुरू किया है, अब इसमें जो कास्ट का सेंसस आया हुआ है, एक्चुअली ये जब शुरू होने के बाद इसको लाभ में कितना रूपांतरित होता है तभी कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि चुनाव, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव होने तक इसका कोई गणित या कोई लाभ उन जातियों को मिलेगा। सर लाभ तो बहुत दूर की कड़ी है सर। अभी तो ये मामला विधानसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा, फिर इसको चैलेंज किया जाएगा यकीनन कोर्ट में भी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि चुनाव 24 चुनाव जो सामने है, बिल्कुल उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ मंदिर मॉडल जो बीजेपी जिसको आगे लेकर चल रही है, जिसके लिए विजय जी बता रहे हैं, आप सभी बता रहे हैं कि कैसे वीएचपी की पूरी तैयारी है कि चुनावी माहौल के समय पूरा मंदिरमय माहौल को कर दिया जाए, मंडल की काट मंदिर से संभव है या नहीं? मंडल का जवाब मंडल से ही देना जरूरी होगा। देखिए अभी शुक्ला जी ने कहा था कि 2 राज्य देश के ऐसे हैं जिनके जो वहाँ जो भी राजनीतिक गतिविधि होती है उसका असर पूरे देश पे होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में एक मंदिर की गतिविधि हो रही है राजनीतिक, और बिहार में मंडल की गतिविधि हो रही है। तो दोनों 1990 में भी जब मंडल आया था उसके बाद ही मंदिर शुरू हुआ था, अडवाणी जी की यात्रा उसके रिएक्शन में शुरू हुई थी, और अब ये फिर मंदिर और मंडल का शुरू हो गया 2023 में। मुझे लगता है कि दोनों मुद्दे एक दूसरे को काटेंगे, और कैसे काटेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे अम्ब्रेला की बात हुई, अम्ब्रेला में वो तीलियां होती हैं जो जिन पे पूरा छाता टिका होता है, और जो जातियां हैं वो तीलियां हैं। तो वो तीलियां अगर बिखर गई तो निश्चित रूप से वो अम्ब्रेला बिखर जाएगा, लेकिन अगर तीलियों को साधे रहा जाए तो वो अम्ब्रेला बना रह सकता है। नहीं, वो जो अम्ब्रेला और आप लोग बार बार छतरी और तीलियों की बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा एक सवाल दिखा देते हैं ना दर्शकों को। सवाल हम ये लेकर आए कि साहब ये जो हिंदुत्व की छतरी है ये जाति कार्ड पर क्या भारी पड़ेगी? वही सवाल, हिंदुत्व की छतरी क्या जाति कार्ड पर भारी? रोमाना जी, अभी तक जो देश का इतिहास रहा है, जाति पर धर्म हमेशा से प्रभावी रहा है। रिकॉर्ड देख लीजिए, जाति पर धर्म प्रभावी रहा जी, ठीक है। उसका कारण एक तो आप देख लीजिए मंदिर आंदोलन को,
मंदिर आंदोलन के बाद अभी एक दिन रामकृपाल जी ही बता रहे थे कि इस समय पर जो कांवड़ यात्रा निकल रही है वो ओबीसी और दलित समाज के लोग ज़्यादा लेके चल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे अब उनका रुझान वो जातिवादी राजनीति को छोड़ के या जातिवादी स्थितियों को छोड़ के धर्मवादी पथ पे चलना शुरू किए। तो जहाँ विषय ये आएगा कि जाति या धर्म, वहाँ पे धर्म ज़्यादा प्रभावी साबित हो सकता है, बशर्ते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिश करके चल रही है उसमें लगता है कि जातिवादी एजेंडे को वो काउंटर कर पाएगी। उसके 2-3 कारणों में से एक कारण ये भी है कि जातिवादी राजनीति करने वालों के बीच में सामंजस्य है या नहीं है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा पिछला उदाहरण दूंगा जल्दी से कि 1985 में पहली बार नीतीश कुमार जी विधायक बने, 90 में मंत्री बने, 80 में लालू प्रसाद जी विधायक बने। उस दौरान से मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ये ओबीसी के 3 बहुत बड़े चेहरे हैं। उन्होंने अभी तक ओबीसी के कल्याण के लिए यानी सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? 2023 में ये राजनीतिक लाभ है या सामाजिक न्याय है, ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। बिहार में आप जानते हैं आरक्षण का दायरा बढ़ने वाला है और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का वो शर्मनाक बयान जिसको लेकर घमासान लगातार जारी है। आरक्षण का सबसे बड़ा हितैषी कौन? बिहार में तो यही सवाल, इसी को लेकर सियासी आर पार। विधानसभा के बाहर आरजेडी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। आरजेडी विधायक विजय मंडल और बीजेपी के विधायक कुंदन कुमार के बीच जो नोकझोंक हुई है, जरा वो देख लीजिए। आपको जानकारी नहीं है। मंडल कमीशन लागू किया डीपीसी ने, आपने वहाँ मंदिर का डीपीसी किसके समर्थन में सरकार में है? आप ये लागू किया था, भट गए। चलिए पढ़ाइए मत हम लोग को। मंडल कमीशन के महानायक डीपीसी किसके समर्थन से? महानायक किसके समर्थन से? मंडल कमीशन की बात क्या हुआ कुंदन जी? मंडल कमीशन का भाजपा ने विरोध किया। इनको जानकारी नहीं है कि मंडल कमीशन के समय भाजपा सरकार में थी। अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि साहब जाति पर हमेशा धर्म भारी पड़ता है और यहाँ पर वो जाति और आरक्षण का श्रेय लेने के लिए हमने सुना किस तरीके से नेता वहां पर एक दूसरे के साथ अब टक्कर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जो पहचान होती है, धर्म की पहचान, जाति की पहचान, भाषा की पहचान, क्षेत्रीय पहचान, ये हमेशा एक दूसरे को काटती है। तो शुक्ला जी ने कहा वो आंशिक मतलब सही है। कई बार धर्म की राजनीति भारी हो जाती है और कई बार जाति की भी भारी हुई है, हमेशा नहीं होता। 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी और 1993 को 4 दिसंबर को मुलायम सिंह शपथ ले रहे थे उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ तब जाति की राजनीति भारी पड़ गई धर्म की राजनीति पर। लेकिन फिर बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया और कल्याण सिंह को आगे लाकर के मंडल का फ्यूजन किया। तो ये निर्भर करता है कि मंडल मसीहा आप अपने आगे इस राजनीति को कैसे चलाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उस पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कोई सेट फार्मूला नहीं, हमेशा धर्म की राजनीति भारी पड़ेगी। जाति की भारी पड़ती है और धर्म की भी भारी पड़ती है। सामने वाला कैसे उस मुद्दे का इस्तेमाल करता है। तो ये मंदिर और कौन सा नेता, कौन सी पार्टी किस तरीके की राजनीति को ज्यादा धार देने में कामयाब हो जाती है, मुझे लगता है सारा का सारा मामला या खेल वहां पर आकर रुकता है। इसमें एक लाइन में केवल जोड़ना चाहता हूं कि हिंदुत्व को लेकर हम हमेशा सोचते हैं, जब मंदिर की बात करते हैं कि मंदिर हो गया तो मंडल के खिलाफ है। ऐसा नहीं है ना, वो मंदिर के साथ मंडल को लेकर चल रहे हैं। ओबीसी का 44% वोट जब उसको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो मंडल की जो जाति की राजनीति है उसको भी संभाल रही है। अम्ब्रेला की जैसे तीलियों की बात की ना, तो तीलियों को भी ठीक रखना संभालना उनको आता है और वो उसके साथ चला रहे हैं ताकि छाता भी खड़ा रहे और तीलिया भी उसके साथ बने। बिल्कुल, इसीलिए तो आरक्षण को लेकर हम सबसे बड़े आरक्षण हिंदुत्व का मतलब ये हो गया कि इसको लेकर बहस लगातार जारी है। उनकी गिनती जरूरी है। एबीपी न्यूज पर देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें आई हैं। दिल्ली में दरअसल जेडीयू का दफ्तर और उसके बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर बीजेपी विरोध कर रही है। हंगामा बढ़ गया है, मौके पर पुलिस भी मौजूद। यहां किस तरीके से नीतीश कुमार का पुतला फूंका जा रहा है वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नीतीश की जो माफी है वो बीजेपी के लिए काफी नहीं है। और ये देखिए तस्वीरों में जो पुतला फूंकने की कोशिश की जा रही थी उस पर फायर एक्सटिंग्विशर मारकर बुझाया गया है। बीजेपी की तैयारी थी यहां पर पुतला फूंकने की। जेडीयू दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये पुतला लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो ये नीतीश कुमार ने जिस तरीके से
शर्मनाक बयान दिया था 2 दिन पहले बिहार विधानसभा में, जिसको लेकर कल नीतीश कुमार की तरफ से सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी माफी मांग ली गई है, लेकिन वो माफी बीजेपी के लिए काफी नहीं है। और कल भी बिहार भवन के सामने बीजेपी का प्रदर्शन, राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर जेडीयू दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन। तो बीजेपी नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी बचाव की मुद्रा में नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी नीतीश के बचाव में एनसीईआरटी की किताब के पन्ने दिखा रहे हैं। अशोक चौधरी से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने जो खास बातचीत की है, जरा वो देख लीजिए। अशोक चौधरी जी, ये क्या किताब लेकर के आप आए हैं और क्यों, किस बात को लेकर के आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो माननीय नेता ने बात कही और उसके दूसरे दिन माननीय नेता खुद आकर के उस बात के लिए उन्होंने माफी मांग लिया। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का जिस तरह का स्टेचर है, उस तरह के आदमी ने खुद आकर के माफी मांग लिया और उन्होंने कहा कि हमको अगर आप लोगों को मेरी भाषा बात गलत लगी तो हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वापस लेते हैं और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और उसके बावजूद भी हम ये एनसीईआरटी का किताब लेकर आए हैं, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है। इन दोनों वर्जन में जो माननीय नेता ने बात कही है, उन सब बातों का जिक्र है। आप 12th की किताब में बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आप उसके लिए परिपक्व कर रहे हैं, लेकिन अगर माननीय नेता ने मैच्योर्ड लोगों के बीच कह दिया तो आप कह रहे हैं 3 दिन से कि नीतीश कुमार शर्म करो, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। तो पहले तो आप इस तरह के शर्म की बात को 12वीं के बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? पहले तो सवाल आपके ऊपर उठता है कि आप जब है कि कहीं पे इशारा और कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, ये सब बिदंगड़ा ये लोग खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये आज जो बिल है जातीय गणना के बाद, जो दलितों, अति पिछड़ों को इम्पावर्ड करने का बिल, उस बिल के किसी तरह से इस असेंबली में पास नहीं हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं। तो दरअसल महागठबंधन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आरक्षण वाला जो बड़ा कदम नीतीश सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, उससे भीतर ही भीतर बीजेपी डर गई है और इसी वजह से जबरन नीतीश कुमार के बयान को लेकर बीजेपी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। आगे बढ़ेंगे, सीधे आपको लेकर चलते हैं चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, जहां इस वक्त राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कैसे हिंदुस्तान का जो बजट है, जो धन है, उसको ये 90 अफसर बांटते हैं। बजट में सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। बजट में वायुसेना को, सेना को, नेवी को कितना मिलेगा? 90 अफसर। आदिवासियों को शिक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। ओबीसी युवाओं को कितने लोन मिलेंगे? कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। सारा का सारा बजट जो बढ़ता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है। भाई और बहनों, आप मुझे बता दो, 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, ओबीसी कितने हैं? कोई नहीं बता पा रहा। चलो उससे पहले हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी? देखो, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उसमें ओबीसी कितने, किसी को नहीं मालूम। अच्छा भैया ये बता दो, हमारा जो बजट है लाखों करोड़ रुपए का, उसमें ओबीसी अफसर कितना निर्णय लेते हैं? कोई नहीं बता पा रहा।
तो चुनाव प्रचार में राहुल गांधी मध्य प्रदेश के रण में एक बार फिर से वही विपक्ष वाला जो एजेंडा है, जातिगत जनगणना वाला, उसी को लोगों तक पहुंचाते हुए देखिए मध्य प्रदेश पे पीएम मोदी भी पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं चुनाव प्रचार में मोदी सरकार पर। आज चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने जो वार किया वो वही कि 90 अफसर जो देश चला रहे हैं उनमें से ओबीसी अफसर कितने। तो कुल मिलाकर जात पर 24 का चुनाव और उससे पहले 23 विधानसभा चुनाव लाने की विपक्ष की ये तैयारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चुनावी सभा में इसी को लेकर जवाब भी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि जब विपक्ष ऐसे सवाल पूछता है तो वो देश को बांटने का काम कर रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी तक पीएम मोदी ने जो जोर लगाया है, एमपी में उन्होंने रैलियां जो की हैं 2018 में 16 से 25 नवंबर तक पीएम मोदी ने 10 रैलियां की थी और इस बार 8 दिन की अगर बात की जाए तो 14 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। खास बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मालवा, विंध्य, आदिवासी जिलों को फोकस में रखा जा रहा है। पिछली बार आदिवासी वोट छिटकने से बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश रैली में कांग्रेस पर कैसे हमलावर तेवरों में थे वो भी आपको सुना देते हैं। ये मोदी है, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। तो क्या मध्य प्रदेश में चलेगा मोदी मैजिक? मध्य प्रदेश की बाजी, क्या पीएम मोदी पलटेंगे? विनोद जी, अभी हमने राहुल गांधी की वो चुनाव प्रचार सुनाया जिसमें वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार दे रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और मोदी मतलब सबसे बड़ा देश का ओबीसी चेहरा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो खुद ओबीसी। तो फिर जो ये विपक्ष घेराबंदी कर रहा है ओबीसी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की, आपको लगता है इससे कुछ हासिल होगा? देखिए, विपक्ष अगर घेराबंदी कर रहा है तो इसी उम्मीद से कर रहा होगा कि कुछ ना कुछ हासिल होगा। हाँ। नहीं तो घेराबंदी क्यों करें? आपको लगता है इससे हासिल होगा? अब मुझे लगता है क्यों नहीं हासिल होगा भाई। हाँ। भाई ओबीसी चेहरा मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे मध्य प्रदेश के। और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, 18 साल से बीजेपी की सरकार वहाँ, उसमें करीब 16-17 साल मुख्यमंत्री रहे। इस बार बीजेपी ने घोषित नहीं किया, तो यही तो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है ना। दिक्कत क्या है कि वहाँ ओबीसी जो है वो बीजेपी के साथ है, उसको बीजेपी के साथ से कैसे अपने साथ लाया जाए, कांग्रेस इसलिए ये मुद्दा उठा रही है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन 2018 में भी मोदी जी थे, तब भी मोदी के मन में और एमपी में मोदी था, तब भी शिवराज सिंह चौहान थे। तो ऐसा परिस्थितियाँ तब भी थी, आज भी वही है। लेकिन तब फर्क ये था कि तब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था इस तरह का। कांग्रेस पास खाली एक ही मुद्दा था कि शिवराज सिंह चौहान जो है उसकी एंटी इनकम्बेंसी, और कांग्रेस के 3 बड़े नेता आपस में लड़ रहे थे, तो कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय। इस बार कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं, सिंधिया बीजेपी में है, तो थोड़ा परिस्थिति बदली है और बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा रही है। तो दरअसल मुद्दा जो है पिछड़ों का कितना कारगर होगा, ये एक टेस्ट केस है। ठीक है, कांग्रेस ने जो पिछड़ों का मुद्दा उठाया है अपनी प्रकृति के विपरीत, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रकृति के विपरीत, कांग्रेस कभी पिछड़ों की राजनीति के लिए नहीं जानी जाती थी। लेकिन पिछड़ों की राजनीति या तो लोकदल करता था या फिर बीजेपी ने अपने सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए उसको किया। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं तो क्या माना जाए, ये 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, जो विपक्ष की तरफ से ओबीसी वाले मुद्दे को जोर शोर से आगे रखा जा रहा है, एक तरीके से उसी का ये टेस्ट हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश के चुनावी रण की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शुक्ला जी को आना चाहिए। सर, एमपी के चुनावी जंग में ये ओबीसी कार्ड वाला चितपट क्या लग रही है सियासत आपको? कांग्रेस को आदिवासी और ओबीसी दोनों मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय मिल सकता था। 1980 में
विधायक अधिकांश शिवभान सिंह सोलंकी के पक्ष में थे और मुख्यमंत्री बन गए अर्जुन सिंह, वो आदिवासी नेता थे। 1993 में कांग्रेस के अधिकांश विधायक आपके सुभाष यादव जी के साथ थे और मुख्यमंत्री बन गए दिग्विजय सिंह। तो आज जो कांग्रेस आदिवासी का रट लगा रही है, वो आज इस दोनों यानी आदिवासी और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय ले सकती थी, जो श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में उमा भारती को बना के लिया है। आज भी कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी जो चेहरे हैं, वो किस जाति हैं, किस समाज के हैं, उन्होंने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की। तो ऐसे में आज भी कांग्रेस के पास कोई ओबीसी लीडर, कोई ओबीसी चेहरा सामने नहीं दिख रहा। एक अरुण यादव जी थे जिनको कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेसियों ने निपटा दिया है। आपने बहुत अच्छा किया, उमा भारती जी का नाम यहाँ पर ले दिया। मुझे लगता है विजय जी को आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जब 80 और इतनी पुराने दशकों की बात की जाएगी और अगर वोटर के जहन में वो याद ताज़ा होगी, तो उमा भारती के नाम की बात नहीं चल रही होगी वहाँ पर, खासतौर से वो बघेलखंड वाले इलाके में। उमा भारती तो बिल्कुल ही किनारे लगा दी गई है बीजेपी की तरफ से, और उनसे बड़ा ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में कौन? नहीं, वो काफ़ी समय तक 2003 में जब वो मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद लंबे समय तक रही। लेकिन जब से शिवराज जी आए, शिवराज जी ने एक के बाद स्टेप बाय स्टेप उमा भारती जी को अलग कर दिया, और पूरा उसी का नतीजा है कि आज जो प्रहलाद पटेल है, उमा भारती के खास रहे थे, वो आज एक नए चेहरे के तौर पर वहाँ पर लेकर आए हैं। और शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी प्रहलाद पटेल को वहाँ पर देख रही है कि कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए ओबीसी को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं। मुझे लगता है इस चुनाव में उनकी चिंता आदिवासी है, इसलिए प्रधानमंत्री आदिवासियों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बड़ा नुकसान आदिवासियों की तरफ से हो गया था। तो आदिवासी वोटर कर दें। और दूसरा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली बार शिवराज जी की सरकार बनवाई थी, अब उनके पास जिम्मेदारी है कि शिवराज सिंह की सरकार बचाए, और ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए शिवराज जी से भी ज़्यादा जरूरी है। तो मतलब वो चंबल ग्वालियर वाला जो रीजन है, वही सबसे कमजोर नब्ज इस वक्त बीजेपी के लिए बनी हुई है। तो वहां पर पार्टी कैसा करेगी प्रदर्शन चुनाव में, उससे कहीं ना कहीं 3 दिसंबर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तय होगा। तो मध्य प्रदेश के रण में दिग्गजों का जोरदार जोर। ऐसे में रामकृपाल जी, आपको क्या लगता है एमपी के रण में निर्णायक फैक्टर? विजय जी कह रहे हैं ओबीसी उनकी नजर में नहीं है, आपकी नजर में क्या रह सकता है? नहीं, मैं विजय जी की बात का एक तरह समर्थन करता हूँ। मैं इसलिए नहीं, कारण यह है कि देखिए, एक लाइन में कविता की मैं कह दूँ, मंडल की हड़िया बार बार ना चढ़िए केहू चढ़ाए थे, अधभूखे भागे समझ गए ना बनिए बात बनाए थे। क्योंकि देखिए 90 और 2024 का, ये 23 का बड़ा फर्क है। तो जमीनी सच्चाइयाँ, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि ओबीसी एक क्लास है। देखिए, न तो ओबीसी कास्ट है न क्लास है, एक कहने के लिए होता है। जमीनी स्तर पर अगर आप गांव में जाएंगे देखेंगे। सर, एमपी में आपको क्या लगता है क्या फैक्टर रह सकता है? नहीं, देखिए एमपी में देखिए सबसे बड़ा क्या है कि जो शिवराज सिंह ने किया होगा, एंटी इनकम्बेंसी, एक जो लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ है हर जगह पे, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कितना उसको लाभ पहुंचा है। और जो अभी एक बात हो रही है ना कि सामने तो वाला, एक तरीके से जो महिलाएं हैं वो निर्णायक हो जाती हैं, क्योंकि खासतौर से जो महिलाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक के बाद एक योजनाएं, और इस चुनावी साल में वो जो लाडली बहना वाली योजना भी शिवराज सिंह चौहान ले आए हैं, वो कितना फायदा पहुंचाएगी उनको दोबारा सत्ता में लाने की। नजर 3 दिसंबर नतीजों के दिन। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से जो सीजफायर का उल्लंघन किया गया और फायरिंग की गई, उसमें बीएसएफ के जवान जो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे वो शहीद हो गए। आप जानते हैं देर रात कल पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़कर फायरिंग की थी, और इसी फायरिंग की चपेट में आकर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल लाल फैम जख्मी हो गए थे। और अब खबर ये कि लाल फैम शहीद हो गए हैं। मिजोरम के आइजॉल के रहने वाले थे लाल फैम। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया था। सांबा जिले में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा था। रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की थी। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि 24 फरवरी 2021 के बाद से सहमति जब नए सिरे से बनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तब से सीजफायर स्थापित था, शांति बहाल थी। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर सीजफायर का ये उल्लंघन किया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे वो इलाका जहां पर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और वहां रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं से हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है इस सरहद वाले इलाके में। अजय।
अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अजय बाचलू से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल रोमाना। जी जी जी, अभी स्थिति कैसी है बताइए जरा। देखिए रोमाना, स्थिति डर और खौफ का माहौल जो है यहाँ पर बॉर्डर पर है। लोग जो हैं अधिकतर अपने गांव से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं भी फॉरवर्ड गांव पर भी गया था तो वहाँ स्थिति यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। इस तरह की स्थिति है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की है और बीएसएफ की अग्रिम चौकियों को टारगेट किया है, जिसमें एक दुखद खबर यह आई है कि बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो इस खबर से और थोड़ी सनसनी जो है वो फैली है क्योंकि पहले वो घायल हुए थे, उसके बाद उपचार के लिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इस सब का असर जो है वो आम जनजीवन पर पड़ा है बॉर्डर पर। अब बॉर्डर पर इस समय अगर आप रोमाना बात करेंगे तो यहाँ फसल जो है वो लहरा रही है और फसल जो है वो काटने की कगार पर है। लेकिन इस डर के कारण लोग खेतों में नहीं जा रहे क्योंकि खेत जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं। ऐसे में जो है शहर में भी जो बॉर्डर के इलाके वहां चहलकदमी कम है तो लोगों में डर का माहौल है और डर इस बात का भी है कि पाकिस्तान की नीयत पर आप भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, पाकिस्तान की नीयत पर आप भरोसा नहीं कर सकते और इसी वजह से देश के मन में सिर्फ एक ही बात है कि अब की बार पाकिस्तान मांगे तगड़ा प्रहार। मैं रुक करूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह मौजूद हैं और जरा आशीष सिंह से ये समझते हैं डिफेंस वाले कैसे रीड कर रहे हैं, आखिरकार ये क्यों रह रहकर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन जो होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए रोमाना, ये एक तीसरा सीज फायर वॉल्यूशन है पिछले अगर हम 24 घंटे में देखेंगे और ये सारे के सारे सीज फायर वॉल्यूशन आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुए हैं जहां पर मिलिट्री नहीं पैरामिलिट्री होती है, यानी कि हमारी तरफ से बीएसएफ और सामने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि जब नवाज शरीफ आए थे उन्होंने स्टेज से कहा था, एक इंडिकेशन दिया था शांति और अमन वाला, और कबूतर उड़ा के उन्होंने कहा था कि हमारे पड़ोसियों के साथ में यानी कि भारत के साथ में भी बेहतर रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है अगर पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना है। तो जैसे ही पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात करती है तो फिर आप पाकिस्तानी मिलिट्री या पैरामिलिट्री से इस तरह के रिएक्शन उससे डीरेल करने के लिए, उसे पूरी तरह से खराब करने के लिए इस तरह के एक्शन देखने मिलेंगे, चाहे वो अभी 24 घंटे में 3 सीज फायर वायलेशन हो या फिर कारगिल के समय की बात हो। ये एक पैटर्न है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो भी घरेलू राजनीति है उसका खमियाजा हम क्यों भुगते हैं, इसी को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से पॉलिटिकल शो में अब जरा सियासी खबरों का रुख करेंगे। बात राहुल गांधी की कर लेते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण शुरू करने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी मिली है जिसके मुताबिक दिसंबर में शुरू हो सकती है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। इसका सेकेंड फेज, इस बार ये यात्रा जो है वो पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की ओर संभव है। कांग्रेस के कई नेता गुजरात से यात्रा शुरू करने की पैरवी कर रहे हैं और पार्टी के भीतर इस पर भी जोर दिया जा रहा है कि पूर्वी हिस्से से यात्रा की शुरुआत की जाए। तो कुल मिलाकर अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि राहुल की फिर यात्रा 2024 में मिलेगी सत्ता। भारत जोड़ो यात्रा जिसको लेकर ये श्रेय दिया जाता है कि साहब कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिवाइव करने में इस भारत जोड़ो यात्रा की अहम भूमिका रही, खासतौर से कर्नाटक में जो कांग्रेस को जीत मिली। और अब पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम अगर ये यात्रा होती है तो कांग्रेस के लिए कैसे मददगार होगी विनोद जी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रथम चरण था उससे कांग्रेस को लाभ तो हुआ है, तो अब सबके सामने है। राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर एनर्जी आई, कार्यकर्ताओं में एक तरह से ऊर्जा आई, मनोबल बढ़ा। फिर कर्नाटक का चुनाव और जिस तरह तेलंगाना में कांग्रेस इस वक्त लड़ाई में है, तो इस सबको भारत जोड़ो यात्रा से देखा जा रहा है। मुझे लगता है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो यात्रा होगी उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को इन इलाकों में, इन राज्यों में पार्टी को पुनर्गठित करने के रूप में मिलेगा। चुनावी लाभ कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि चुनाव बहुत सारे मुद्दों को लेकर के होता है। लेकिन निश्चित रूप से एक कांग्रेसी नेता से मेरी एक बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जितना सड़क पर रहते हैं उतना पार्टी को फायदा होता है, तो उनको ज्यादातर समय सड़क पर रहना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो। नहीं तो विजय जी, भारत जुड़ेगा, भारत जोड़ो यात्रा चलेगी तो इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब ये भारत जुड़ेगा और एक राज्य से दूसरे राज्य राहुल गांधी जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की जमीन भी पड़ेगी बीच में, उधर बिहार नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी सबके राज्यों से गुजरेंगे, तो इंडिया गठबंधन पर असर? देखिए, इंडिया गठबंधन पर तो अभी बहुत सारा असर वैसे ही पड़ रहा है बिना भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए राहुल गांधी के, और वो उनके अपने अपने इशूज हैं, खासतौर से पार्टीज के जो अब जो इशू नए होंगे वो होंगे सीट शेयरिंग को लेकर। तो भारत जोड़ो यात्रा सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई नहीं है।
भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी खुद भी कहते रहे कि वो राजनीतिक यात्रा के तौर पे नहीं देख रहे, खासतौर से इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए नहीं देख रहे, लेकिन उससे पार्टी का संगठन जो है रिवाइव होगा, जहां पर नहीं है मालूम खड़े होंगे। और राहुल गांधी की इमेज में पहले भी बहुत बड़ा बदलाव आया और अब इससे एक बड़ा बदलाव आएगा। और जैसे विनोद जी ने बात की, वो मुझे नहीं पता तंज में कहा कि नहीं, लेकिन जब राहुल गांधी सड़क पर रहते हैं तो संगठन जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है, और जितना वो इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रहते हैं, पार्टी में कुछ लोगों को लगता है कि उससे फायदा होता है कांग्रेस को। चुनावी माहौल, राहुल गांधी सड़क पर, तो कुल मिलाकर परसेप्शन के लिहाज से और चर्चा के लिहाज से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को केंद्र में ले आएंगे, आपको लगता है? जैसा विनोद जी ने कहा, अब इसके दोनों अर्थ हैं कि वो सड़क पर ज़्यादा उनके रहने से फायदा होता है, मंच पर उनके रहने से कांग्रेस के नेता नहीं, मतलब मैं ही अर्थ में निकाल रहा हूँ कि वो मंच पर न रहें, सड़क पर रहें तो ज़्यादा फायदा होता है। मैं केवल एक मुक्तिबोध की 2 लाइनें कह रहा हूँ कि एक उनकी है कि एक पाँव रखता हूँ, 1000 राहें फूट पड़ती हैं, मैं उन सब पर से गुजर जाना चाहता हूँ। राहुल जी में ये लगता है किस तरह की एक उनमें जिसको कहते हैं ना इच्छा है, अदम्य इच्छा है। अब उसका लाभ कितना मिलता है, निश्चित तौर पर उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए तो लाभ हो सकता है, लेकिन जैसे पानी को आप गर्म करते रहिए, जब तक वो भाप नहीं बनता तब तक क्वालिटेटिव चेंज नहीं माना जाता। तो सवाल क्या है, कांग्रेस का जो पानी गर्म कर रहे हैं वो कभी भाप में बदलेगा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन व्यक्तिगत जीवन आप कह रहे हैं कि उसमें फायदा हो सकता है, पर यहाँ तो हमने देखा कि राहुल गांधी की जो अपनी लोकप्रियता है, जिस तरीके के सर्वेज आते हैं उसमें लोकप्रियता का मामले में राहुल गांधी थोड़ा ऊपर उठे, और साथ ही साथ जो कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्राफ है वो भी तो आगे बढ़ाना, चाहे कर्नाटक चुनाव हो, चाहे हिमाचल चुनाव हो, या फिर अभी जिस तरीके के सर्वेज दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना, जहां पर पिछली भारत जोड़ो यात्रा का खास फोकस था, वहां पर कांग्रेस रेस में। देखिए, राजनीति में बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। अभी तक राहुल गांधी महासचिव थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन कहीं सफलता का एक भी % उनके खाते में नहीं गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जब वो निकले तो सफलता के रूप में उनकी इस यात्रा को देखा जाता है। निश्चित तौर पे जब दूसरा चरण शुरू होगा तो उसका भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए फायदेमंद होगा। पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये मैं नहीं कह सकता। कारण ये है कि राहुल गांधी जिन राज्यों से होकर निकलने वाले हैं, जो अभी संभावित है, उन राज्यों में कांग्रेस की स्थितियां बहुत कमज़ोर हैं। उस कमज़ोर स्थिति को वो कितना मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि एक स्पष्टता है कि राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो कांग्रेस उसी दौरान कमज़ोर हुई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 2 तरह की स्थितियां पैदा हुई, एक अनुभव और एक युवा। उन्होंने युवा को आगे किया, तो अनुभव जो था यानी बुजुर्ग पार्टी के लोग, उन्होंने सोचा कि हमें किनारे किया जा रहा, उसके चलते ही पार्टी के अंदर 2 तरह की स्थितियां पैदा हुई और कांग्रेस कमजोर हुई। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी उस कमजोर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो पदयात्रा कर रहे हैं, उसका लाभ पार्टी को और उनको होगा। तो 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और जो खबर हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज जो शुरू होने की संभावना अगले महीने दिसंबर से बताई जा रही है। अब सवाल ये कि वो पहली जो यात्रा हुई थी उसमें तो गुजरात, जबकि वहां विधानसभा चुनाव हो रहा था, बड़े बच बचाकर निकल गए थे, और इस बार बताया जा रहा है कि साहब गुजरात जाएंगे ही जाएंगे, या तो शुरुआत वहां से होगी या फिर खत्म वहां पर होगा। देखिए, पहले मैं एक बात कह दूं, जिस पर मुस्कुरा रहा था जब आपने कहा, जब हमारे पंडित जी बोल रहे थे, शुक्ला जी। देखिए, हम लोग जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं तो कई बार पता नहीं हमारा जो मूल्यांकन होता है वो तथ्य से थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें हम भी शायद शामिल होंगे। राहुल गांधी 2017 में अध्यक्ष बने थे, और गुजरात में जो चुनाव हुआ था, याद कीजिए 99 में बीजेपी आ गई थी। 2018 में 3 राज्य जीते थे कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कर्नाटक में प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने से रोका था। तो ये सब सफलताएं भी दर्ज हैं उनके कार्यकाल में। हाँ, 2019 में बुरी तरह से कांग्रेस पिटी, उनका जो चौकीदार चोर वाला नारा और राफेल वाला मुद्दा फ्लॉप हुआ, वो उनकी सफलता है। तो हमें मूल्यांकन समग्रता में करना चाहिए, ये नहीं राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो फेल ही हो गए। नहीं, मैं फेल भी हुए, मैं चुनाव की दृष्टि से नहीं, मैं संगठन की दृष्टि से बात कर रहा था कि राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद आप भी उससे सहमत होंगे कि पार्टी के अंदर 2 धाराएं आई थी, एक अनुभवी और दूसरा युवा, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं, ना कि चुनावी राजनीति को। ठीक, जी जी। हाँ, अब आप भारत जोड़ो यात्रा की, गुजरात तो उन्हें मालूम था गुजरात में क्या होने वाला है, इसलिए गुजरात अगर वो जाते और नतीजे वही आते हैं कि 156 बीजेपी की, तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा की जो है वो फ्लॉप हो जाती। इसलिए वो बहुत रणनीति के तौर पर गुजरात रह गए और बगल से मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए निकल आए। तो 24 के चुनावी माहौल को गरमा सकती है ये भारत जोड़ो यात्रा? मैं आपके पास आऊंगी सर, जवाब दीजिएगा आप। इस बीच सीधे लेकर चलते हैं दर्शकों को, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं जरा। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने।
अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मंत्रिपरिषद ने आज जो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सबसे पहले हमारा पूरा मंत्रिपरिषद यहां पर आया और आने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहां से जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि दर्शन का सामूहिक रूप से सौभाग्य पूरे मंत्री कैबिनेट को प्राप्त हुआ। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है और इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नजदीक से अवलोकन करना और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन।